मंच पर विराजमान श्रीमान वेंकैया गारू जी, श्री बंगारू लक्ष्मण गारू जी, श्री बी रामाराव गारू जी, आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी गारू जी, సోదర సోదరి మనులారా నమస్కారము. భారతదేశ ప్రగతికి తెలుగు వారి కృషి ప్రశంసనీయము. తెలుగు ప్రజలు సుఖ సంతోషాలు శాంతి సౌభాగ్యాలతో ఉండాలని మనస్పూర్వకంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రస్తుత కష్ట పరిస్థితుల నుండి మీరు అందరూ త్వరగా బయటకు రాగలు తారని మనసారా కోరుతున్నాను. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సద్బుద్ధి కాలు చేయాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. గుజరాత్ తో తెలుగు వారి సంబంధాలు చాలా ప్రాచీనమైనవి. కాబట్టి గుజరాత్ రాజ్యములో తెలుగు మీడియం స్కూల్ చాలా ఉన్నాయి. ఎనిథేలియా చేస్తూ నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. స్వతంత్ర జయమము లో సర్దార్ పటేల్ కమా మున్షి ద్వారా హైదరాబాద్ ప్రాంత ప్రజలకు మహత్తరమైన సేవ చేయబడింది. సెప్టెంబర్ 17, 1948 రోజు ఈ ప్రాంతానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. 17 సెప్టెంబర్ ని మనము హైదరాబాద్ లిబరేషన్ డే గా उत्सवाలు చేసుకుంటున్నాము. और आप लोग 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाते हैं और मेरा सौभाग्य है कि उस दिन मुझे आपकी याद विशेष आती है क्योंकि 17 सितंबर मेरा जन्मदिन भी है. मैं आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इस पॉलिटिकल सभा का समाज सेवा के लिए उत्तम तरीके से उपयोग किया. और मैं आंध्र प्रदेश के युवकों को अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने इस जनसभा में 5 रुपया रजिस्ट्रेशन फी देकर के
उत्तराखंड के पीड़ितों के उनके दर्द के साथ अपने आप को जोड़ने का उत्तम प्रयास किया है और इसलिए आंध्र भारतीय जनता पार्टी एवं आंध्र के नौजवान मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में ऐसी दिल को छूने वाली घटनाएं कभी कभी मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है। एक सिख परिवार जो आंध्र में आकर के बसा, जिसका बेटा कनाडा में रहता है, 80 साल से बड़ी आयु की मां इस कार्यक्रम में आना चाहती हैं। कनाडा से उसका बेटा ट्विटर पे लिखता है और आज मुझे इस कार्यक्रम में उस मां के चरण छूने का अवसर मिला, उस मां के आशीर्वाद पाने का अवसर मिला। मित्रों, मैं हैरान हूं, एक बुजुर्ग स्वातंत्र सेनानी, उन्होंने इस सभा में आने के लिए अपने परिवार के साथ सत्याग्रह किया, 3 दिन अन्न छोड़ दिया और कहा कि मुझे वहां ले जाने का प्रबंध करो, और तब जाकर के उन्होंने अन्न लिया। इनकी तपस्या, उनके ये आशीर्वाद, भारत की उनको कितनी चिंता है उसका प्रतिबिंब है। मैं उन दोनों महानुभावों को अंतःकरण पूर्वक नमन करता हूं और ये घटना मेरे जीवन में सदा सर्वदा प्रेरणा देने वाली घटना रहेगी, क्योंकि जब देश में राजनीति पर भरोसा उठता चला गया है, राजनेताओं पर भरोसा उठता चला गया है, दिल्ली के एक के बाद एक कारनामों ने, दिल्ली की सल्तनत के एक के बाद एक कारनामों ने हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के दिल से एक भरोसा, ट्रस्ट डेफिसिट, भरोसा तोड़ा है। भाइयों बहनों, यहां इतने सारे नौजवान आए हैं, लेकिन मैं जब रास्ते से आ रहा था, इससे भी डबल संख्या में नौजवान बाहर है। वे अंदर नहीं आ पाए हैं। मैं उन सभी नौजवानों की क्षमा मांगता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि ये स्टेडियम में जगह हो या न हो, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत जगह है। आप तो मुझे वहां पर लगे हुए वीडियो से देख रहे हैं, टीवी से देख रहे हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं है कि नौजवान मित्रों, मैं आपको यहां से देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आंध्र में दोबारा आऊंगा। जिन नौजवानों के दर्शन आज नहीं कर पाया हूं, उनके दर्शन मैं दोबारा जरूर करूंगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, गत सप्ताह की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं ने देश को झकझोर दिया है। भाइयों बहनों, सवाल यह है, हम किस पर भरोसा करें? जब हमारे इस देश की सेना के 5 जवानों के सर काट लिए गए और तब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसी घटना अगर दोबारा होगी तो हम पाकिस्तान से हिसाब चुकता करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं,
इसी हफ्ते पाकिस्तान की सेना ने आकर के हमारे देश के रक्षा करने वाले, मां भारती के लिए जीने मरने वाले हमारे देश के उन रणबांकुरों को पाकिस्तान की सेना ने आकर के उनको भून दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली की सल्तनत को हिंदुस्तान पूछ रहा है। आपने कहा था, जब हमारे देश के जवानों के सर काट लिए गए थे, तब आपने वादा किया था कि आप ऐसी चीजों को सहन नहीं करेंगे। क्या कारण हुआ कि पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों एक के बाद एक जो घटनाएं घटी हैं, आप देखिए किश्तवाड़ सुलग रहा है, न जाने कितने लोगों को मारा गया है, न जाने कितने लोगों की दुकानें जलाई गई हैं, न जाने कितने लोगों के घर जलाए गए हैं। भाइयों बहनों, कश्मीर घाटी में 3 दशक से जो खेल चल रहा है, क्या उसका रिहर्सल किश्तवाड़ में करने का नापाक इरादा तो नहीं है? देश जानना चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता श्रीमान अरुण जेटली जी किश्तवाड़ के पीड़ितों का हाल पूछने के लिए जा रहे थे, किश्तवाड़ के हालत देखना जाते थे, लेकिन वहां की सरकार ने सत्य छुपाने के लिए, एक जुल्म की कथा को छुपाने के लिए, यह हिंसा के दौर पर चुपकुदी रहे, इसलिए अरुण जेटली जी को जम्मू के एयरपोर्ट पर डिटेन कर दिया गया। भाइयों बहनों, जम्मू के पहाड़ी क्षेत्र में यह घटना, इस घटना को छोटी घटना न मानी जाए। जो संकट कश्मीर घाटी ने झेला, उसकी शुरुआत करने का नापाक इरादा इसमें बून आती है। और इसलिए भाइयों बहनों, सवाल किश्तवाड़ के नागरिकों का नहीं है, सवाल भारत के शांतिप्रिय नागरिकों को सुख चैन की जिंदगी चाहिए, जुल्म से मुक्ति चाहिए, और देश फिर एक बार देश का भरोसा टूट गया। ये दिल्ली की सल्तनत हमारे देश को सुरक्षा नहीं दे सकती है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली की सल्तनत हिंदुस्तान की सुरक्षा को अनदेखा कर रही है। बांग्लादेश की सीमा पर हमारे जो जवान हैं, वे अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस करके आता है, अगर उसको रोकना चाहता है, अगर वो रुकता नहीं है, तो भारत की सेना, बीएसएफ के जवान, उन पर रोक लगाई गई है कि वो कोई भी शस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। इतना ही नहीं,
तक कह दिया गया है, अगर वो ज्यादा ताकतवर है, अगर घुसपैठिए का हमला तेज है, तो बांग्लादेश की सीमा पर बैठे हुए बीएसएफ के जवान झगड़ा करने के बजाय उनको अंदर आने की इजाजत दे दे। भाइयों बहनों, एक सार्वभौम सरकार का मुखिया, 125 करोड़ देश की सरकार हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को इस प्रकार के निर्णयों से सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकती है? और भाइयों बहनों, चाइना ने हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगा लगाया। सारी दुनिया ने देखा, गूगल मैप पर सारे नागरिक देख पा रहे थे कि चाइना की मूवमेंट कैसी है, चाइना किस तरह हमारी धरती पर आ रहा है, किस तरह अपनी जगह बना रहा है। और मैं हैरान हूं, चाइना तो घुसपैठिया था, उसको तो अपनी धरती पर वापस जाना जरूरी था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने ऐसा समझौता किया कि चाइना तो अपने धरती पर वापस गया, लेकिन हिंदुस्तान की सेना को भी अपनी ही धरती पर वापस लेने का निर्णय, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसी सरकार ने निर्णय किया। इतना ही नहीं, बड़ी बयानबाजी करके भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये गांव पर नमक छिड़क रहे हैं आप लोग, हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिकों के मन पे लगी चोट पे आप एसिड छिड़क रहे हो। इतना ही नहीं, हमारे जवानों के जो सर काट लिए गए थे और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयपुर जाकर के पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे थे और कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट ले, उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? और इसलिए भाइयों बहनों, 125 करोड़ का देश, इटली के लोग आए और केरल में हमारे मछुआरों को गोली मार दे, कोई गुनाह नहीं था उनका। वो मछुआरे मछली पकड़ने गए थे, गरीब मां के बेटे पेट भरना चाहते थे, मेहनत कर रहे थे। इटली के जवान आए, आकर के मेरे देश के 2 मछुआरों को गोली से भून दे और उनको अरेस्ट किया जाए और वो ये कहें हिंदुस्तान के अंदर कोई जेल में है, उसको अगर बेल चाहिए तो नहीं मिलती है, लेकिन वो कौन लोगों का इन्फ्लुएंस था कि इटली के उन जवानों को बेल मिल गया। वो इटली चले गए और जब वापस आने की नौबत आई तो इटली सरकार ने आंख दिखाई और कहा कि सैनिक नहीं आएंगे। ये तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आंख दिखाई। इटली के हाई कमिश्नर को कह दिया गया कि तुम हिंदुस्तान छोड़ नहीं सकते हो, तब जाकर के इटली को झुकना पड़ा और हिंदुस्तान को वो सैनिक देने पड़े।
भाइयों बहनों, मैं इन घटनाओं को इसलिए सुना रहा हूं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार किसी विषय पर भी गंभीर नहीं है। उनको इस देश की समस्याओं की चिंता नहीं है। मेरे नौजवान मित्रों, आपको हिंदुस्तान की चिंता हो रही है। मेरे नौजवान मित्रों, आपको हिंदुस्तान की चिंता हो रही है। आपको हिंदुस्तान की चिंता सता रही है। मेरे नौजवान मित्रों, आपको हिंदुस्तान की चिंता है। मुझे मेरे देश के नौजवानों की चिंता है। मन में सवाल उठता है, इस देश की युवा पीढ़ी का क्या होगा? रोजी रोटी पाने के लिए कहां जाएंगे? मित्रों, कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में भी है, कांग्रेस की सरकार आंध्र में भी है। और हमारे कांग्रेस के मित्रों को जरा बुरा लगेगा, लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए। आंध्र में भी आप कई वर्षों से राज कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी आप कई वर्षों से राज कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं अगर कहीं होती हैं तो महाराष्ट्र में और आंध्र में होती है, जहां के नौजवानों को आत्महत्या का रास्ता लेना पड़ता है। भाइयों बहनों, हमारे आंध्र के नौजवान पेट भरने के खातिर आज उनको गल्फ कंट्रीज में जाना पड़ रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल, यही उनकी तरकीबें रही हैं। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने आंध्र के लोगों को वादा किया था, तेलंगाना देने का वादा किया था। आंध्र से पूरे हिंदुस्तान में किसी एक राज्य में से सर्वाधिक एमपी अगर कांग्रेस को मिले हैं तो आंध्र से मिले हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार टिकी है तो आंध्र में से मिले हुए एमपीओं के कारण टिकी हुई है। उस आंध्र को कांग्रेस ने क्या दिया? आपको वादा किया था, निभाया? भाइयों बहनों, छोटे राज्यों की रचना अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी। छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, छत्तीसगढ़ भी मिठाई बांट रहा था। उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश भी मिठाई बांट रहा था, उत्तराखंड भी मिठाई बांट रहा था। झारखंड बना, बिहार भी मिठाई बांट रहा था, झारखंड भी बिहार मिठाई बांट रहा था। ये कांग्रेस के वो कौन से कारनामे हैं कि उसने भाई भाई के बीच दरार पैदा कर दी है। एक भाई दूसरे भाई को मारने जाए, ये हालत पैदा करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। तेलंगाना के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी पहले से है। मैं खुद तेलंगाना में एक सभा करने आया था विद्यासागर राव की चुनाव के समय, और मैंने सार्वजनिक सभा में कहा था, अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो 100 दिन के भीतर भीतर हम तेलंगाना का निर्माण कर देंगे। ये हमने वादा किया था। लेकिन हमने तब भी कहा था, किसी भी कीमत पर सीमांध्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। सीमांध्र का भी विकास सारे हिंदुस्तान को गौरव हो, ऐसा होना चाहिए। सीमांध्र के अंदर जो शहर आए हैं, वो शहर हैदराबाद से भी ज्यादा प्रगतिशील बने, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार को ये करने की फुर्सत नहीं है। अगर उनको ये हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी बनानी थी और ये कहना था कि 10 साल के बाद दूसरी राजधानी बनाएंगे,
तो मैं दिल्ली की सरकार को पूछना चाहता हूं, ये काम 2004 में आपने शुरू क्यों नहीं किया? क्यों दूसरी राजधानी की तैयारी क्यों न की? आंध्र के लोगों को अन्याय करने का आपको अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे दिल में तेलंगाना का भी उतना ही महत्व है, सीमांध्र का भी उतना ही महत्व है। भाइयों बहनों, मैं एक छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन गुजरात की धरती से आया हूं। गुजरात की धरती से आया हूं, महात्मा गांधी की भूमि से आया हूं, सरदार पटेल की भूमि से आया हूं। मैं मेरे तेलंगाना और आंध्र के भाइयों से प्रार्थना करता हूं, भाइयों बहनों, कांग्रेस की कितने ही खेल क्यों न खेले, लेकिन आपके बीच टकराव नहीं होना चाहिए। भाई के बीच भाई के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। मैं आंध्र के और तेलंगाना के भाइयों से पूछना चाहता हूं, दर्द के साथ पूछना चाहता हूं, पीड़ा के साथ पूछना चाहता हूं। पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी हैं, उससे पीड़ित होकर के पूछना चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों, मेरी बात में अगर सच्चाई न हो तो मेरी बात को ठुकरा देना, लेकिन मेरे सवाल को आप दिल को छू जाए तो मुझे कहना, भाइयों बहनों, हमारा रास्ता क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आंध्र और तेलंगाना भाइयों बहनों, क्या कभी किसी ने सोचा है कि मां के दूध में भी दरार हो सकती है? भाइयों बहनों, मां के दूध में दरार नहीं होनी चाहिए। हम भाई हैं, हम साथी हैं, और मेरे गुजरात में, मेरे सूरत में 4 लाख तेलुगु भाषी भाई बहन रहते हैं। मेरे अहमदाबाद में 6 लाख तेलुगु भाई बहन रहते हैं। हम प्यार से जीते हैं, साथ साथ जीते हैं, साथ साथ मेहनत करते हैं, हर एक का पेट भरने का प्रयास करते हैं। अगर हम गुजरात के लोग तेलुगु भाषी लोगों के साथ प्यार से जी सकते हैं, तो तेलंगाना वाला आंध्र के साथ भी प्यार के साथ जी सकता है, आंध्र वाला तेलंगाना के साथ भी प्यार से जी सकता है। भाइयों बहनों, हम सबका लक्ष्य ये होना चाहिए, आंध्र इतनी प्रगति करे, इतनी प्रगति करे, गुजरात से भी आगे निकल जाए। तेलंगाना इतनी प्रगति करे कि गुजरात से वो भी आगे निकल जाए, ये हमने सपना देखना चाहिए। और भाइयों बहनों, विकास एक ही रास्ता है, विकास में ही समस्याओं का समाधान है। हमारी सारी मुसीबतों का समाधान विकास में है। ये कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में विकास के रास्ते पर जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको जवाब देना भारी पड़ जाता है। यहां जो लोग मेरी आयु के बैठे हैं, उन्होंने कभी आज से 40 साल पहले कभी भी बाजार में घी की दुकान हो तो वहां कभी ऐसा बोर्ड पड़ा था, शुद्ध घी की दुकान पड़ा था? आज से 40 साल पहले शुद्ध घी की दुकान ऐसा बोर्ड नहीं लगाना पड़ता था। घी की दुकान लिखा, इसका मतलब ही वहां घी शुद्ध ही मिलता होगा। लेकिन आज बोर्ड लगाना पड़ता है, शुद्ध घी की दुकान, क्योंकि शुद्ध घी नहीं मिलता है। भाइयों बहनों, आज से जब वाजपेयी जी की सरकार थी, इस देश में
गरीब की थाली में रोटी की चिंता नहीं थी। गरीब की थाली में रोटी पहुंचती थी और इसलिए कभी फूड सिक्योरिटी पर सोचना नहीं पड़ा था। ये कांग्रेस पार्टी ने गरीब की हालत इतनी खराब कर दी है कि आज जैसे शुद्ध घी की दुकान, वैसे उनको फूड सिक्योरिटी बिल की बात करने की नौबत आई है। जिन्होंने गरीब की थाली से रोटी छीन ली है, उन्होंने पाप किया है। इन दिनों मैं देश के अर्थशास्त्रियों को कहना चाहता हूं, आज हमारे देश में एक शब्द चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, ये शब्द पहले क्यों नहीं था? 10-10 पंचवर्षीय योजना पूरी हुई, न कभी प्लानिंग कमीशन ने इंक्लूसिव ग्रोथ ये शब्द का प्रयोग किया, न दिल्ली में बैठी हुई किसी सरकार को करना पड़ा, न राज्य में बैठी हुई किसी सरकार को करना पड़ा। आज क्यों करना पड़ा? आज इसलिए करना पड़ा है कि कांग्रेस ने 60 साल तक इंक्लूसिव कुछ भी नहीं किया है, सब कुछ एक्सक्लूडेड किया है। एक्सक्लूडेड, कई लोगों को उन्होंने विकास से वंचित रखा है, कई लोगों को उन्होंने गरीब रखा है, और तब जाकर के आज उनके लिए ये नौबत आई है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए बोझ बन गई है। लेकिन मैं आज आंध्र में आया हूं, तब मैं एनटीआर को याद करना चाहता हूं। इस देश की एनटीआर ने एक बहुत बड़ी सेवा की थी। न सिर्फ आंध्र के सम्मान की सेवा की थी, उतना नहीं, न सिर्फ आंध्र के गौरव के लिए लड़े थे, इतना नहीं, लेकिन एनटीआर ने कांग्रेस विरोधी राजनीति को बल दिया था। ये एनटीआर के प्रयास थे कि दिल्ली में कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का इस देश के अंदर संभव हुआ था। मैं आंध्र में सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं, एनटीआर को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? एनटीआर को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण करके ही हो सकती है। और जो जो एनटीआर की लीगेसी का दावा करते हैं, उनका पहला कर्तव्य बनता है कि हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। मुझे विश्वास है आंध्र के राजनीतिक दल आंध्र और तेलंगाना को बचाने के लिए, आंध्र और तेलंगाना के विकास के लिए, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं रहने देंगे। कांग्रेस विरोधी शक्तियां एक आएगी और आंध्र की धरती पर से ये जुल्म, ये कुशासन, ये भ्रष्टाचार, ये परिवारवाद, इन सब का खात्मा संभव होगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, तेलुगु देशम, एनटीआर की लीगेसी जिसके पास है, एनटीआर का सपना पूरा करना उनका भी दायित्व बनता है। भाइयों बहनों, और मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई चले या न चले, कोई आज चले, कोई कल चले, कोई चलने से पहले सोचने में ही रहे, उसके बावजूद मैं कहता हूं, देश में कांग्रेस मुक्त भारत की हवा बन चुकी है। देश ने कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान का सपना
देख लिया है। उस सपने को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का गरीब आज कृत संकल्प हुआ है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह कर दिया है। जल हो, थल हो, नभ हो, जल, थल, नभ, पूरे भूमंडल का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कांग्रेस के मित्रों ने भ्रष्टाचार करने के लिए अपने हाथ पैर फैलाए न हो। कोई मुझे बताएं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी पूरे हिंदुस्तान में घूमे, किस बात के लिए? काला धन वापिस लाओ। कोई हमें समझाए, विदेशों की बैंकों में जो काला धन पड़ा है, वो काला धन वापिस लाने में दिल्ली सरकार को परेशानी क्या हो रही है? हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी जैसे एक वरिष्ठ व्यक्ति ने भारत की भलाई के लिए काले धन को वापस लाने के लिए मांग की, लेकिन दिल्ली की सल्तनत ने किसकी भलाई के लिए इस मांग को भी ठुकरा दिया। तभी सवाल उठता है कि काला धन किसका है? ये किसका काला धन है जो विदेशी बैंकों में अरबों खरबों के रुपये पड़े हुए हैं? भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, उनकी सरकारों ने देश में सुशासन की मिसाल दिखाई है। इतने सारे नौजवान हैं, सारे विश्व में स्किल डेवलपमेंट का महात्म्य प्राथमिकता बन गया है, लेकिन आपके आंध्र में स्किल डेवलपमेंट की दिशा में नामो निशान नहीं है। मैं आंध्र के कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, अगर आपको गुजरात से नफरत है, गुजरात का नाम मत लो, लेकिन आपके पड़ोस में तमिलनाडु में डॉक्टर जयललिता जी की सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो काम किया है, जरा उससे तो कुछ सीखो और आंध्र के नौजवानों की भलाई के लिए कुछ तो करो। आज भी भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि गरीब की थाली में रोटी कैसे पहुंचे। मैं दिल्ली की सरकार को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, गरीब की थाली में रोटी पहुंचाने का रास्ता हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिखाया है। उन्होंने जिस प्रकार से पीडीएस सिस्टम को आधुनिक बनाया है और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उनको सराहा है, लेकिन किसी भी कांग्रेसी सरकार को गरीबों का भला हो, उसके लिए न कुछ सीखने की इच्छा है, न कुछ समझने की इच्छा है, न कुछ करने की इच्छा है। इतना ही नहीं, बेटियों का सम्मान कैसे हो, परिवार में कन्या का गौरव कैसे हो, मां बाप को बेटी बोझ न लगे, एक सामाजिक आंदोलन कैसे खड़ा हो। मैं कांग्रेस के मित्र को कहता हूं, जाइए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, हमारे शिवराज सिंह चौहान को देखिए, उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना करके पूरे मध्य प्रदेश की बेटियों के जीवन को गौरव दिया है, सम्मानित किया है, उनको जीने का हक दिया है, पढ़ने के लिए व्यवस्था की है। क्या हमारे देश की बेटियां, उनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? दिल्ली की सरकार 60 साल बीत चुके मित्रों, एक ही परिवार ने दशकों तक राज किया है, लेकिन सामान्य मानव की भलाई के लिए कुछ भी करने में वे सफल नहीं हुए हैं। भाइयों बहनों, मैंने भारत के प्रधानमंत्री को एक बार कहा था, मैंने कहा आंध्र के पास 900 किलोमीटर से बड़ा समुद्री तट है,
गुजरात के पास 1600 किलोमीटर का समुद्री तट है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन प्रदेशों को समुद्र तट का सौभाग्य मिला है। मैं भारत सरकार को कहता रहा कि एक समुद्र तट पे जो राज्य बसे हैं उनकी एक सेपरेट मीटिंग बुलाई जाए, 2 दिन उनसे चर्चा की जाए और समुद्र तट के राज्यों की कठिनाइयां क्या हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के युग के अंदर हमारे तटवर्ती क्षेत्रों का विकास कैसे करें ताकि भारत का रुपया टूटता हुआ बच जाए। आप देखिए, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब $1 की कीमत थी ₹1। भाइयों बहनों, नौजवान चीज समझिए, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब $1 के बराबर रुपये की कीमत, ₹1 बराबर $1 हुआ करता था। आज भारत के वित्त मंत्री की उम्र = $1। $1 कभी ₹65, कभी ₹64। आप कल्पना कर सकते हैं क्या होता होगा देश का। मित्रों, पिछले 1 वर्ष में भारत सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान से पढ़ने के लिए एक जमाना था, पूरा विश्व हिंदुस्तान की धरती पर पढ़ने के लिए आता था। दुनिया के देशों के नौजवान भारत में आकर के शिक्षा दीक्षा लेते थे। आज अकेले पिछले वर्ष हिंदुस्तान से जो नौजवान विदेशों में पढ़ाई लेने करने के लिए गए, उनको चाहिए वैसी पढ़ाई यहां नहीं मिल रही थी। वो तो गए, हमारा बुद्धि धन तो गया, साथ साथ हमारा लक्ष्मी धन भी गया। ये हमारे जो नौजवान विदेश गए, उनको फीस भरने में 1,20,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की खजाने से खाली हो गया। क्या दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान में अच्छी शिक्षा मिले, हमारे नौजवानों को भटकना न पड़े, ये व्यवस्था नहीं कर सकती है? नहीं कर रही है। भाइयों बहनों, आज गांव में डॉक्टर नहीं है, गांव के गरीब आदमी को दवाई चाहिए, दवाई की व्यवस्था नहीं है। क्या दिल्ली की सरकार को इतने साल हो गए हमारे देश की जनता की आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर तैयार हो, डॉक्टरों को तैयार करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस हो? क्या ये नहीं हो सकता? मित्रों, आंध्र और गुजरात 2 राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा दवाई के उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दवाई तो उत्पादन हो रही है, लेकिन दवाई लिखने वाला डॉक्टर नहीं है तो गरीब की बीमारी कहां से जाएगी? भाइयों बहनों, ऐसी ऐसी समस्याएं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, पढ़ने को शिक्षा नहीं, बीमार को दवाई नहीं, ये सारी अमानतें कांग्रेस से जुड़ी हुई है। ये कांग्रेस ने दी हुई विरासत है। और इसलिए भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के आने वाली कल की चिंता करनी है, हिंदुस्तान के भाग्य को बदलना है, तो भाइयों बहनों, हमने विकास का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और मैं कहने आया हूं मित्रों, विकास के रास्ते के बिना हम सामान्य मानवी का भला नहीं कर सकते। पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी, मछुआरे, इन सबका कल्याण कौन करेगा? क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने इनके कल्याण की दिशा में कुछ नहीं किया। उनको तो चुनाव आते हैं तब तिजोरी खाली करो, वोट पाने के रास्ते खोजो, उसके सिवाय कोई रास्ता सूझता नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, मैं हैदराबाद की धरती से पूरे हिंदुस्तान को प्रार्थना करने आया हूं कि इस देश के हर नागरिक को हिंदुस्तान की चिंता है।
हर देश का नागरिक चिंतित है, नौजवान चिंतित है। अगर हम भरोसा नहीं देंगे, अगर उनको हम विश्वास नहीं देंगे, तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं हम, 65% जनसंख्या 35 से नीचे की है, उसके पास शक्ति है, सपने हैं, सामर्थ्य है, लेकिन उसके पास काम नहीं है। अगर हम हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे तो इस देश की हालत क्या होगी, इसका आप अंदाज कर सकते हो। भाइयों बहनों, मैं आज जब हैदराबाद की धरती पर आया हूं तो मेरे मन में सरकार की कल्पना क्या है वो भी आज मैं बताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मेरा स्पष्ट मत है, सरकार का एक ही मजहब होता है, सरकार का एक ही मजहब होता है, और वो मजहब होता है इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही मजहब होता है, इंडिया फर्स्ट। भाइयों बहनों, सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, और वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। भाइयों बहनों, सरकार की एक ही भक्ति होती है, वो भक्ति है भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, वो शक्ति है कोटि कोटि जनशक्ति। सरकार की शक्ति है जनशक्ति। भाइयों बहनों, सरकार की पूजा होती है 125 करोड़ हमारे बंधु भगिनी की भलाई। सरकार की पूजा होती है 125 करोड़ देशवासियों की भलाई, और सरकार की कार्यशैली होती है सबका साथ सबका विकास। इस मंत्र को लेकर के हमने आगे